कई दिनों से उसके मन की हालत बहुत डांवाडोल है। वह अनन्या को एक क्षण को भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रही। अनाड़ी नहीं है वह, सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती है। ऐसे संबंधों के बुरे नतीजों से भी वाकिफ है वह, पर अपने मन को कैसे काबू में रखे, अपनी देह को कैसे समझा बुझा कर शांत रखे। कुछ भी हो, पंडित जी को विश्वास में लेकर इस व्यक्तिगत समस्या का निराकरण तो वह चाहेगी ही, भीड़ छंट जाए। मौका मिलते ही वह पूछेगी। हालांकि पूनम को ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं, हस्तरेखा विज्ञानियों, तंत्र मंत्र साधकों, पूजा पाठ और जप तप करने वालों पर बहुत विश्वास नहीं है, पर जब पापा ने फोन पर उसे बताया कि उसके शहर दिल्ली में अपने पंडित रमाशंकर जी किसी सेठ के लिए महामृत्युंजय जाप का प्रबंध करने के लिए आए हैं और होटल में ठहरे हैं, तो उनका मोबाइल नंबर लिया और तुरंत उन्हें फोन लगाकर होटल का नाम और कमरा पूछ लिया। समय तय कर उनसे मिलने चली गई। पंडित रमाशंकर जी पापा के मित्र और पारिवारिक सलाहकार हैं। पापा ने हमेशा हर कार्य उनसे ही पूछकर किया है। यहाँ तक कि विराज से पूनम का रिश्ता भी उनकी ही सलाह से तय हुआ और उनके निकाले मुहूर्त पर ही शादी हुई। पुत्र यश हुआ तो उसकी जन्म कुंडली भी उन्होंने ही बनाई। उसे बहुत होनहार बताया, पढ़ाई लिखाई में हमेशा टॉप करेगा, आईएएस बनेगा या किसी प्रसिद्ध मैनेजमेंट संस्थान से डिग्री लेकर विदेश जाएगा और मोटी तनख्वाह पाएगा। यह सब सुनकर अच्छा तो पूनम को भी लगा, पर पूरे मन से विश्वास नहीं कर पाए। पूनम का अनुमान था, दिल्ली में होटल में उनसे मिलने उतने लोग नहीं आएंगे जितने पिता के घर पर आते थे, लेकिन जब वो उस होटल के कमरे में पहुंची तो वहां जमघट देखकर हैरान रह गई। इतनी जल्दी कैसे लोगों को खबर लग गई? क्या अब हर कोई किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, हर कोई कुछ न कुछ पूछना जानना चाहता है। गृह शांति के उपाय, व्यक्तिगत संबंधों में व्याप्त तनाव और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र मंत्र। जितने लोग उतनी समस्याएं। पंडित रमाशंकर जी पूनम को आया देख मुस्कुराए, आओ बेटी, यहाँ बैठो कुछ देर। फिर उन सज्जन की तरफ उन्मुख हो गए जो उनसे कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछने आई है पूनम? अचानक यह सवाल उसके भीतर उठा। और जो पूछने आई है, क्या वह उनसे कह पाएगी कि विराज से उसकी शादी को 14-15 साल हो गए। 10 साल का लड़का हो गया यश, पर वह पति के साथ देह सुख उस तरह नहीं ले पाती जैसे उसकी उम्र की अन्य स्त्रियां लेती हैं या लेती होंगी। बमुश्किल 2-3 महीने में कभी वक्त निकाल पाते हैं विराज उसके साथ, पर अन्यथा तो उसे अकेले ही छटपटाना पड़ता है। ठीक है कि काम धंधे की व्यस्तता बहुत है, सुबह जब निकल जाते हैं उसके बाद अक्सर रात के 12-1 बजे ही आ पाते हैं। जैसे तैसे खाना खाते हैं और उबासियां लेते हुए बिस्तर पकड़ लेते हैं। वह बर्तन समेट कर जब तक उनके पास पहुंचती है, उनकी नाक बजने लगती है। 2 मिनट हम बात तक नहीं कर पाते, क्या एक बच्चे के बाद ही पूनम उनके लिए व्यर्थ हो गई। उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। जो चाहत उसे अपनी देह में गरम लावे की तरह बहती अनुभव होती है, वह क्या विराज को अनुभव नहीं होती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गई हो और वही पागलों की तरह उनकी प्रतीक्षा करती अतृप्त मछली की तरह गरम रेत पर छटपटाती रहती हो। और सबसे ज्यादा तो वह अनन्या से अपने संबंधों को लेकर परेशान रहने लगी है। दफ्तर में उसके साथ ही काम करता है, उम्र यही कोई 30-32 साल, स्मार्ट, हंसमुख, आकर्षक, उसकी तरफ हमेशा ललचाई नजरों से ताकते रहने वाला। अगर ठीक से बन संवर कर दफ्तर पहुंचती है तो वह निकटा बहुत हौले से जरूर कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो। झंझना जाती है पूनम सुनकर, चेहरा आरक्त पड़ जाता है, कान तपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं।
किसी किसी आदमी में पता नहीं कौन सी चुंबकीय शक्ति या कौन सी विद्युत धारा होती है कि औरत न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली जाती है। अच्छी तरह जानती है पूनम कि वह एक बच्चे की माँ है। शादी को 15 साल हो रहे हैं। अच्छा खासा बसा बसाया उसका घर संसार है। कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी न जाने क्यों हर वक्त महसूस होता है कि कहीं कुछ है जो कम है जिंदगी में। कुछ है जो मिल नहीं रहा और जिसकी तीव्र आकांक्षा उसके भीतर हर वक्त सुलगती रहती है। क्या वह अनन्या के बारे में पंडित जी से कुछ भी पूछने का साहस कर पाएगी? खासकर तब जब पंडित जी उसके परिवार के अति परिचित व्यक्ति हैं। विराज की उसमें रुचि न लेने के बारे में तो एक बार को वह पूछ सकती है, पर अनन्या को लेकर कैसे कुछ पूछे? पूछना तो पड़ेगा। कई दिनों से उसके मन की हालत बहुत डांवाडोल है। वह अनन्या को एक क्षण को भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रही। अनाड़ी नहीं है वह, सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती है। ऐसे संबंधों के बुरे नतीजों से भी वाकिफ है वह, पर अपने मन को कैसे काबू में रखे? अपनी देह को कैसे समझा बुझा कर शांत रखे? कुछ भी हो, पंडित जी को विश्वास में लेकर इस व्यक्तिगत समस्या का निराकरण तो वह चाहेगी ही। भीड़ छंट जाए, मौका मिलते ही वह पूछेगी। अचानक ही पर्दे के पीछे के छोटे कमरे की तरफ संकेत कर पंडित जी ने पूनम से कहा, वहां चल कर बैठो। अभी 1 मिनट में आता हूँ। पूनम वहां चली आई। थोड़ी देर में पंडित जी पूनम के पास आए। विराज के साथ खुश हो पूनम? और यश ठीक है? वे आकर दीवान पर बैठते हुए मुस्कुराए। गहरी और तीक्ष्ण दृष्टि से पूनम का वे निरंतर निरीक्षण कर रहे थे। कहीं मन का सारा हाल बेहाल चेहरे से न जान जाए सकुचा सी गई वह। नजरें झुकाकर कुछ पल खामोश बैठी रही। जो कहने आई हो बेहिचक कहो पूनम। स्मरण रखो, डॉक्टर और ज्योतिषी लोग एक की समस्या कभी दूसरे को नहीं बताते, इससे उनके विश्वास का हनन होता है। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे तुम्हारी व्यक्तिगत बातें भी कह दूंगा। अविश्वास और विश्वास के साथ पूनम ने पंडित जी की ओर देखा। कहे या न कहे, कुछ पल अनिश्चय में रही, फिर कुछ सोचकर बोली, यह आपकी बनाई हुई जन्म कुंडली, और यह विराज की, यह बेटे यश की, और यह रहा मेरा बायां हाथ। वह सब तो ठीक है पूनम, पर अपनी समस्या तो बताओ। वे अभी भी उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते जा रहे थे। जो चाहिए वह नहीं मिल रहा पंडित जी, पूनम ने हिचकते हुए कहा। और जो चाहिए उसकी तृष्णा में भटकती जा रही हो तुम। वे जन्म कुंडलियों और उसकी हस्तरेखाओं पर नजरें दौड़ाते हुए बोले, विश्वास इसी तरह डगमगाते हैं पति पत्नी के बीच। चीजें इन चाहतों के कारण ही बिगड़ती हैं। मधुर संबंधों में दरारें ऐसे ही कारणों से उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही टूटते हैं संबंध। असल में हम एक अबूझ प्यास के शिकार होकर हर स्थिति पर अपनी तरह सोचने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे होने का अर्थ हमसे खोता जा रहा है। हमारा मन जिंदगी से धीरे धीरे उचटने लगता है। इस उच्चटन और भटकन से अगर कहीं हमारे अपने व्यक्ति होने के एहसास गहराने लगे, हम अपना झूठा अर्थ तलाशने लगें, कहीं किसी और की तरफ हम खिंचाव अनुभव करने लगे, तो फिर संकट और ज्यादा गहरा हो जाता है पूनम। ठीक है कि जो जिंदगी इस वक्त तुम जी रही हो वह तुम्हें रास नहीं आ रही, पर जरा यह सोचो कि जिस जिंदगी की तरफ तुम ललचाई हुई बढ़ रही हो उससे तुम्हें क्या हासिल होगा। तुमने शायद संस्कृत का एक वाक्य सुना हो, काम कार्य हेतु स्यात्, अर्थात काम, इच्छा, देह की कामनाएं, तृष्णाएं हमारे सभी कार्यों का कारण होती हैं। काम वासना हमारे हर कार्य का नियंत्रण करती है। पूनम को लगा
पंडित जी उससे परेशानी में डालने वाले सवालों को पूछे बिना ही सब कुछ संकेतों में कह गए हैं। आज पहली बार लगा कि पंडित रमाशंकर जी दरअसल पहुंचे हुए ज्योतिषी और मन के विज्ञानी हैं। सिर झुकाए हौले स्वर में बोली, अपने अभाव उस वक्त बहुत दुख देते हैं जब कोई हमारे सामने स्वादिष्ट 56 भोगों से सजी थाली परोस दे। पंडित जी वह कुछ पल के बाद बोली, अपनी भूख उस वक्त बहुत तीव्र हो उठती है, उसका क्या करूं? नियंत्रण, आत्मनियंत्रण बेटी। पंडित रमाशंकर जी मुस्कुराए, नैतिक अनैतिक का विचार गंभीरता से करो। मन में देह में कामनाओं का जागना या होना बुरा नहीं है। देह का अपना धर्म होता है, मन की अपनी चंचलता होती है। पर व्यक्ति को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित? यह विचार जहां हमसे छूटा, हमारा पतन हुआ समझो। पर जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ वाली व्यस्त जिंदगी में हर व्यक्ति अपने संबंधों को लेकर संदेहग्रस्त है। हम अपने आप से हर वक्त एक सवाल पूछते रहते हैं, क्या हमें सही जीवन साथी मिला? जैसा चाहिए था वैसा यह है। जीवन में इसके साथ जो चाहिए था वह सब मिल सका हमें? और क्या कभी यह सवाल भी मन आपसे पूछता है कि उसे जो चाहिए था वह हम एक बार भी मन को खोलकर उसे दे पाए? पंडित रमाशंकर जी मुस्कुराए। हम अपनी चाहतों को तो बड़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं, पर दूसरे की चाहतों और इच्छाओं के प्रति भी क्या उतने ही संवेदनशील होते हैं? मुस्कुरा दी पूनम, एक बात बताएंगे? आपने मेरे मन की ये सब गहरी बातें कैसे जान लीं? क्या अपनी ज्योतिष विद्या से? नहीं, यह ज्योतिष विद्या की पहुंच से बाहर की बातें हैं बेटी। वे भी मुस्कुराए। तुम जब कमरे में घुसी उस वक्त तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा जितना उदास और द्वंद्वग्रस्त दिखा, उससे बहुत कुछ समझ लिया। हम लोग कठमूल्य नहीं होते पूनम। व्यक्ति के तन और मन की भंगिमाओं को भी अच्छी तरह समझने वाले मनोविज्ञानी होते हैं। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी आंखों की उदासी साफ बता रही थी कि विराज से असंतोष का ज्वालामुखी तुम्हारे भीतर कहीं गहरे सुगबुगा रहा है और उसके एवज में तुम किसी और की तरफ शीतलता की तलाश में खींचती जा रही हो। क्या सलाह देंगे मुझे? अपने आप को मेरा पिता मानकर सलाह दीजिएगा और बेटी के मन का भी ख्याल रखिएगा, तन की ज़रूरतों और चाहतों आकांक्षाओं का भी। पूनम ने मुस्कुराकर उनकी ओर ताका। जिसे तुम मन ही मन चाहने लगी हो वह बहुत जल्दी एक घातक पहल तुम्हारी तरफ करेगा। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर होगा कि तुम उसकी पहल को स्वीकार करती हो या ठुकरा कर अपने दामन को बचा ले जाती हो। मैं इस मामले में तुमसे और कुछ नहीं कह सकता। वैसे पति विराज से अपने मन की तृष्णा को खोल कर कहोगी तो वहां से भी तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। हो सकता है वह भी समझ बैठा हो कि तुम्हें देह सुख में कोई रुचि नहीं है, इसलिए तटस्थ हो गया हो। वह संबंध ही क्या जिसमें हम एक दूसरे से मन की इच्छाओं तृष्णाओं के बारे में भी खुलकर न कह पाएं। पंडित रमाशंकर जी की बात दरअसल एकदम सच निकली। एक दिन अनन्या के साथ वह रेस्तरां में बैठी कॉफी सिप कर रही थी। लंच के समय उसने पूनम का हाथ अपनी हथेलियों में दबा लिया और अत्यंत तृषित नजरों से उसकी आंखों में ताकता हुआ बोला, पूनम, एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगी, जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। जिस लड़की से शादी तय हुई है उसके पिता एक बड़े कारखाने के मालिक हैं। अच्छा ऑफर है, इसलिए ठुकराना नहीं चाहता। अनन्या कुछ पल रुका, फिर किसी तरह बोला, परंतु अपनी शादी से पहले मैं एक बार प्लीज पूनम, इसे अन्यथा मत लेना। मैं एक रात तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं इस बीच यह अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि तुम्हारे भीतर की औरत को भी एक पुरुष का देह संग चाहिए।
और इतने संबंध के बाद मेरे भीतर भी यह आग धधक रही है और चाहता हूँ कि एक बार ही सही। पर प्लीज पूनम। नहीं अनन्या, एकदम सहम कर उठ खड़ी हुई पूनम, तुम्हारी यह घातक पहल मुझे मेरी नजरों में ही गिरा देगी। इसके बाद जो कुंठा मेरे भीतर उत्पन्न होगी, उसका दंश मैं फिर जीवन भर नहीं भुला सकूंगी। वह मुझे फिर आजीवन दुखाता रहेगा। आदमी संसार से छिपकर गलत काम कर सकता है, पर मन से छिपकर कहाँ जाएगा। इसलिए प्लीज, ये सब हमें अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। उठकर वह रेस्तरां से बाहर निकल आई। पूनम को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया और पंडित रमाशंकर जी की बातों को समझकर उसने अपनी शादी को बचा लिया। शाम को दफ्तर से घर जाते वक्त पूनम सोच रही थी, पति विराज से अपने तन और अपने मन की सारी बातें खोलकर कह देगी। पंडित रमाशंकर जी से मिली थी, यह भी उन्हें बता देगी और उनसे हुई बातें भी। हो सकता है अपने मन की भटकन को वह साफ साफ न कह पाए, पर और बातें तो कह ही सकती है।